तो आज हम इस वीक में इंशाल्लाह और आज स्पेशली हम कोशिश करेंगे कि जो अब तक हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रखा है तो उसको हम ज़रा रिवाइज कर लें और जो उसके की कॉन्सेप्ट्स हैं या जो मेथड्स हमने यूज़ किए हैं तो उसकी थोड़ी सी हम रिवीजन कर लें। तो वन बाय वन एज़ यू नो हमने सारा रिवाइज कर लिया है एक एक स्टेप लेके, और एक वक्त में हमने एक टॉपिक पे पूरा लेक्चर डिलीवर किया। तो अब इस सारे की समरी हम बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे नज़दीक ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, इसमें सारा जो ओवरव्यू है वो हमें इंशाल्लाह मिलेगा। इसीलिए मैंने इस लेक्चर को टाइटल दिया है स्टैटिस्टिक्स इन अ ग्लांस। तो एक लुक में जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके सामने। तो एज़ यू नो शुरू में हमने मेजरमेंट स्केल्स पढ़े थे। तो उसमें हमने सीखा था नॉमिनल मेजरमेंट स्केल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है और रेशो है। तो सारी जो स्टोरी थी वो इधर से हमारी स्टार्ट हुई थी मेजरमेंट स्केल से। तो इसमें हमने सीखा था कि अगर हमारा डेटा सेट जो है वो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ पे बेस करे और उन कैटेगरीज़ के दरमियान ऑर्डर ना हो तो हम कहते हैं ये हमारा वेरिएबल नॉमिनल वेरिएबल है। फिर हमने कहा कैटेगरीज़ हों लेकिन उन कैटेगरीज़ के दरमियान ऑर्डर हो, नेचुरल ऑर्डर हो, रैंकिंग हो, तो हमने कहा ये हमारे पास जो वेरिएबल होगा दैट विल बी ऑर्डिनल। फिर हमने पढ़ा इंटरवल स्केल। तो हमने कहा ऐसा हमारा वेरिएबल जो कैटेगरीज़ पे बेस ना कर रहा हो बल्कि उस वेरिएबल में जो वैल्यूज़ आएंगी वो न्यूमेरिकल होंगी, तो हमने इस स्केल को नाम दिया इंटरवल का। फिर हम रेशो स्केल में गए। तो अगेन हमने कहा कि ऐसा वेरिएबल जिसमें कैटेगरी बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं होगी बल्कि न्यूमेरिकल फॉर्म में ऑब्जर्वेशंस होंगी, लेकिन उसमें जो ज़ीरो वैल्यू आएगी दैट विल बी प्योर वैल्यू, तो हमने इस स्केल को नाम दिया था रेशो स्केल। तो ये चार मेजरमेंट स्केल हमने पढ़े। और फिर हमने स्पेशल बात ये भी सीखी कि इंटरवल स्केल के अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वो जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उन चार ऑपरेटर्स में से एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो हम इंटरवल स्केल में यूज़ कर लेते हैं। और रेशो स्केल में जब हम जाते हैं तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला स्केल हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे इन दोनों स्केल्स को थोड़ा रिवाइज करने के लिए अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त जो टेम्परेचर है फैसलाबाद का वो फॉर एग्ज़ाम्पल मरी की निस्बत 4 गुना ज़्यादा है सपोज़। तो ये जो मैंने कहा 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ फैसलाबाद इज़ लार्जर दैन मरी, तो ये रेशो स्केल है क्योंकि इसमें टाइम्स हम मल्टीप्लाई करके हम बता रहे हैं। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि एक शख्स की इनकम जो है वो 10,000 रुपये है और दूसरे शख्स की इनकम 50,000 रुपये है, तो मैं कहूँगा जो दूसरा शख्स है वो पहले शख्स की निस्बत 5 गुना ज़्यादा कमा रहे। ये मेरे पास है रेशो स्केल की एग्जांपल। और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की फॉर एग्जांपल दूसरे अल्फाज में इस तरह, सॉरी जो मैंने पहली एग्जांपल दी कि जो हमारे पास मरी का टेम्परेचर है वो अगर 10 है सपोज़ और फैसलाबाद का 40 है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते, सॉरी मैं मिस इंटरप्रेट कर गया, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो फैसलाबाद का टेम्परेचर है वो मरी की निस्बत 4 गुना ज़्यादा है, नहीं। हम इसको टाइम्स की फॉर्म में हम नहीं कहेंगे। हाँ, हम प्लस माइनस कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ
टेम्परेचर 40 है, वहाँ टेम्परेचर 10 है, सो जो डिफरेंस है वो 30 का है। तो ये ज़रा इसको समझिएगा। जब हम टेम्परेचर की बात करें तो उसमें हम कह रहे हैं जो इजाफा है या जो कमी है या ज़्यादती है वो इतनी है। बट जब हम रेशो स्केल में जाते हैं तब हम टाइम्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके बता देते हैं। सो ये रेशो स्केल है। तो ये 4 मेजरमेंट स्केल हमने पढ़े। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट समरी आपके सामने रख रहा हूँ। जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी, उसको मैंने यहाँ पे लिया है। तो इसको वन बाय वन हम देखते हैं। ये स्पेशली थ्योरी और जो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन हैं उसमें शायद आपको इससे हेल्प हो, इस टेबल की मदद से। अगर हमारा मेजरमेंट स्केल, जी बच्चे आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर है। अगर हमारा मेजरमेंट स्केल नॉमिनल है तो उस पर जो हम स्टेटिस्टिकल टूल अप्लाई कर सकते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, उस पर काई स्क्वायर टेस्ट हो सकता है, प्रोपोर्शन टेस्ट हो सकते हैं, ग्राफ के हवाले से पाई चार्ट हो सकता है, मीडियन एज एवरेज मैयर और मॉड एज एवरेज मैयर हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास नॉमिनल स्केल के लिए हम बात करें। जब हमारा वेरिएबल नॉमिनल स्केल पर होगा तो वी कैन यूज़ दीज मेथड्स। Then if the measurement scale is ordinal, then we can use frequency distribution, chi-square test, proportion test, pie chart, median, mode, and one thing is extra included over here, which is rank correlation. तो अगर हमारा पर्पस रिलेशनशिप फाइंड करना है और रैंक डाटा के दरमियान है तो फिर हम रैंक कोरिलेशन को यूज़ कर लेते हैं। सो ये मेजरमेंट स्केल और फिर उस पर यूज़ किया जाने वाला स्टेटिस्टिकल मेथड का जो ग्रुप है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देन अगर हमारे पास इंटरवल स्केल वेरिएबल है या रेशो स्केल वेरिएबल है तो इसको फिर हम लॉन्ग टर्म में एक ही कंसीडर करते हैं। तो फिर मेथड की जो लिस्ट है वो दोनों तरफ सेम रहेगी। जैसे अगर हमें ग्राफ बनाना है तो इंटरवल और रेशो स्केल वेरिएबल के लिए हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। अगर हमें एवरेज कंप्यूट करना है तो फिर हम जो बेस्ट मेथड है, वो मैं बेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो अरिथमेटिक मीन हम यूज़ करें। तो इंटरवल स्केल वेरिएबल पर हम मीडियन मॉड भी लगा सकते हैं, बट जो बेस्ट है वो अरिथमेटिक मीन है। स्टैंडर्ड एविएशन हम यूज़ करेंगे फॉर द सेक ऑफ डिस्पर्शन मेजरमेंट। फिर हम टेस्टिंग में टी टेस्ट और जी टेस्ट यूज़ करेंगे। डिपेंडेंस का स्ट्रक्चर देखने के लिए रिग्रेशन यूज़ करेंगे और इंटरडिपेंडेंस का स्ट्रक्चर देखने के लिए कोरिलेशन हम यूज़ करेंगे। सो दीज आर द मेथड्स विच वी कैन यूज़ फॉर इंटरवल एंड रेशो स्केल वेरिएबल्स। तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़े हुए। तो जस्ट मैं इसको लिंक कर रहा हूँ मेजरमेंट स्केल के साथ। तो अब इन दोनों स्लाइड्स को मिला के ज़रा समझते हैं। आप एज ए रिसर्चर, मैं एज ए रिसर्चर जब डेटा कलेक्ट करूँगा तो मेरा जो डेटा होगा वो क्वेश्चनर की फॉर्म में होगा और उस क्वेश्चनर को हम सवाल नामचा कहते हैं। उस सवाल नामचे के अंदर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो उन क्वेश्चंस को में से कुछ नॉमिनल स्केल पर हो सकते हैं, कुछ ऑर्डिनल पर हो सकते हैं, कुछ इंटरवल पर हो सकते हैं, कुछ रेशो पर हो सकते हैं। तो जब मेरे पास डेटा कलेक्ट हो गया तो अब मुझे एनालिसिस करना है। तो उस एनालिसिस की ये गाइड हमें मिल गई। अगर नॉमिनल स्केल हो तो इस ग्रुप में से हमने टूल अप्लाई करना है, ऑर्डिनल हो तो इस ग्रुप में से, इंटरवल रेशो हो तो इस ग्रुप में से। सो दीज आर द गाइड्स। तो वेरिएबल को देखते हुए अब अगर कोई स्टूडेंट नॉमिनल स्केल वेरिएबल की एवरेज फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक मीन लगाएगा तो ही और शी इज़ द कल्प्रिट। मतलब मैं कहता हूँ कि हमारी क्लास के अंदर मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं वो बताएं किस जेंडर के हैं और हम इस पे लगा दें अरिथमेटिक मीन, तो देन इट प्योरली विल बी अ रॉन्ग रिप्लाई। तो हमें इस टेबल की मदद से गाइडलाइन मिल जाएगी कि किस सिचुएशन में हमें
कौन सा टूल अप्लाई करें। जी क्लियर। यस सर। जी इसके बाद जो हमने अब मैं 1 बाय 1 चैप्टर को थोड़ा थोड़ा ये मैंने पीछे सारी क्रक्स जो समरी थी वो मैंने एक स्लाइड में बता दी। अब चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी। चैप्टर 2 में हमने ग्राफ्स की बात की थी, तो उसमें पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम और स्कैटर डायग्राम। तो ये अभी हमने अपने इस कोर्स के अंदर सिर्फ ये ग्राफ्स पढ़े। तो पाई चार्ट का आपको पता है ये सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है डेटा की और क्वालिटेटिव डेटा की, और बार चार्ट में हम बार्स की मदद से चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हमारा जो डेटा है मस्ट बी अ क्वालिटेटिव डेटा। हिस्टोग्राम में डेटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए। स्कैटर डायग्राम रिग्रेशन में हम ट्रेंड देखने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें भी डेटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए। दीज आर द ग्राफ्स व्हिच वी हैव यूज्ड। देन सर बार चार्ट नहीं पढ़ा हमने। जी वो मुझे पता है, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मुझे लगा कि जैसे हमने ये नहीं पढ़ा, बट नो इशू। सिंपली मैं आपको यहाँ थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। बार चार्ट में हम क्या करते हैं, इसमें हम जिस तरह हिस्टोग्राम में हम वाई एक्सिस पे अपना काउंट्स लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम क्लास इंटरवल लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह वाई एक्सिस पे जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसमें आएंगे हमारे काउंट्स, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम लेंगे अपनी कैटेगरीज। बिल्कुल हिस्टोग्राम शेप का ये हमारा बनेगा, और हिस्टोग्राम में भी बिल्कुल बार्स होती हैं, ऊपर की तरफ लाइनें हमारी होती हैं जो हमें गाइड कर रही होती हैं कि ये जो डेटा हमारा आ रहा है वो किस तरह का है। तो हिस्टोग्राम की तरह हम इसको ड्रॉ करते हैं, और कोशिश करूँगा मैं आपको एक पेज पे ये ड्रॉ करके ग्रुप में शेयर करूँ। तो इसके बाद अब देखें आप, बल्कि ये थोड़ी ट्राई हम कर लेते हैं। लाइक ये मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोज़ करें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेरे पास एक कैटेगरी है मेल की, और दूसरी कैटेगरी है फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल की। ठीक है, तो ये मिस्टेक इग्नोर कीजिएगा। अब सपोज़ मेरे एक डेटा यहाँ पे मैंने काउंट्स ले लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लोगों से मैंने डेटा लिया, तो मैंने यहाँ कट बना दिए 20-20 के डिस्टेंस के साथ। ये मैंने 5 कट यहाँ पे लगा दिए। तो ये मतलब ये देखें 20, 40, 60, 80 और सपोज़ यहाँ पे जाके 100। तो अब सपोज़ उस डेटा सेट के अंदर मेरे पास जो मेल हैं वो हैं 50, तो मैं ये 50 पे ला के एक बार ड्रॉ कर दूँगा। और इसी तरह सपोज़ मेरे पास 50 फीमेल हैं, तो ये 50 पे दूसरा बार, बस ये बार चार्ट है। यानी कैटेगरीज़ को एक्स एक्सिस पे ले लिया, और जितने उसकी तादाद है उतना ऊंचा हमने बार ड्रॉ कर दिया। हाँ जी, समझ रहे हैं? यस सर। जी इसी तरह अगर हमारे पास डेटा है सपोज़ लिविंग एरिया का, उसमें अर्बन है, तो यहाँ पे अर्बन कैटेगरी आ गई, यहाँ रूरल कैटेगरी आ गई। और जो अगर 500 लोगों से डेटा लिया है तो अपनी मर्ज़ी से 50-50 का कट ले लें, 100-100 का कट ले लें। तो जितने लोग होंगे रूरल एरिया के, उतनी हाइट की ये आप बार ड्रॉ कर देंगे। जितना अर्बन एरिया के लोग होंगे या रूरल के होंगे उतनी हाइट की ये बार आप ड्रॉ कर देंगे। सो आप कुछ अंडरस्टैंड कर गए होंगे। यस सर। जी इसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 था। फिर आपको पता है चैप्टर 2 में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी थी, तो उसके सारे स्टेप्स पर और हमने क्वेश्चन किए थे, तो वो आप लोगों की मेमोरी में होंगे। इसके बाद देखिए अब तीसरा
और चौथा चैप्टर इकट्ठा हम देखें सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स और डिस्पर्शन के जो मेजर्स हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं मीन मीडियन मॉड, दीज आर द एवरेज मेजर्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, दीज आर दी डिस्पर्शन मेजर्स। तो अब इसमें आपको पता है कि जब हम मीन की बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए मोस्ट प्रेफर्ड है, मीडियन ऑर्डिनल डेटा के लिए, और मॉड प्योर नॉमिनल डेटा के लिए। तो यहाँ से हम एवरेज कंप्यूट कर लेते हैं। अब ये नहीं है कि डेटा किसी तरह का हो और आप उस पर कोई टूल अप्लाई कर दें, नहीं, राइट डेटा के लिए राइट मेथड हमें यूज़ करना है। इसके बाद डिस्पर्शन कंप्यूट करने के लिए अगर हमारा डेटा क्वांटिटेटिव है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे और वेरिएंस यूज़ करेंगे एज यू नो। तो ये था चैप्टर 3 और 4। इसके बाद रिग्रेशन और कोरिलेशन है, तो इसमें शायद आज आपको थोड़ी नई इंफॉर्मेशन मिले। बात हम सारी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो उसमें वे ऑफ आस्किंग है वो आपसे अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी है कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन किए जाए, तो ये सारे हमने पढ़ रखे हैं। तो अज्यूम करें, सपोज करें कि आपको एक डेटा सेट दिया गया, ठीक है, सपोज करते हैं हम यहाँ पे आपको एक डेटा सेट दिया गया x और एक डेटा सेट दिया गया y। ये डेटा सेट आपको कॉलम की फॉर्म में गिना है। तो सपोज मैंने आपको डेटा दिया, तो उसमें मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा चूज़ द रिस्पांस वेरिएबल। जो डेटा दिया गया है उसमें से आप चूज़ करो विच वन इज़ रिस्पांस वेरिएबल। तो यहाँ तो मैंने बता दिया कि ये x है, ये y है, तो मे बी मैं वहाँ ना बताऊँ, तो आप अपना डेफिनेशन को यूज़ करते हुए बताएं कि ये जो हमारा वेरिएबल है ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। इस चीज़ को देखते हुए आप y और x डिक्लेयर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे हो सकता है ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम टू डिटरमिन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। तो स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करें, अगर उसका ट्रेंड पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, तो इट मींस पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, और अगर इसी तरह की कोई पिक्चर नहीं बन रही तो नो रिलेशनशिप। तो ये मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया ड्रॉ ए स्कैटर डायग्राम। तीसरा क्वेश्चन आपसे हो सकता है एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो आप लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करके इस पे रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करें। सो अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है ये सब नेम आपने याद रखना है कि जब हम रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करते हैं तो जो बेस्ट मेथड है हमारे पास, और बहुत सारे मेथड हैं, मेथड ऑफ मोमेंट्स है, मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड है, लेकिन इसमें से जो बेस्ट है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड है। तो ये यूज़ करके एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन यानी ए और बी कंप्यूट करें। देन इंटरप्रेट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, यदि आप बीटा की इंटरप्रिटेशन देंगे। फिर कंपेयर द रिजल्ट ऑफ बी विद स्कैटर डायग्राम। तो अब जो आपने बी कंप्यूट किया, तो सपोज अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो स्कैटर डायग्राम पे जो रिज़ल्ट है वो भी उसका ट्रेंड पॉजिटिव शो होना चाहिए। अगर स्कैटर डायग्राम पे ट्रेंड डिक्रीजिंग है, इन्वर्स है, तो बी का आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो ये आपने कंपैरिजन कर लेना, यानी ऐसा तो नहीं है कि स्कैटर डायग्राम कोई और तरह का रिलेशन बता रहे और बी का आंसर कोई और तरह का रिलेशनशिप, तो ये आपने चेक करना। देन फाइंड कोरिलेशन एंड इंटरप्रेट, उसी डेटा पे कोरिलेशन आप फाइंड कर लेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन दे देंगे जैसे आपको बताया गया। फिर फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो इसी कोरिलेशन का जो आंसर आया उसका स्क्वायर ले लें तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाएगा। फिर फाइंड एक्सट्रापोलेशन एंड इंटरपोलेशन, तो एक्सट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन में जो आपको एक्स की वैल्यू दी जाएगी तो वो आप रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करेंगे और आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो अगर एक्स का नंबर उस गिवन रेंज के अंदर से है तो वो है इंटरपोलेशन, और अगर एक्स रेंज से बाहर से चूज़ किया गया तो वो एक्स्ट्रापोलेशन। सो ये रिग्रेशन और कोरिलेशन की कुछ समरी मैंने आपसे शेयर की। इसके बाद हमने जो लास्ट
टॉपिक पढ़ा था प्रोबेबिलिटी निकाल के, वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें जो हमने बेसिक चीज़ें सीखी हैं वो भी अब थोड़ा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट उसका जो क्रक्स है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले चैप्टर में सीखा कि जो हाइपोथेसिस हम लिखते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये एक बात हमने सीखी, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स 6 स्टेप्स हैं एज यू नो। फिर डिफरेंस बिटवीन टी एंड जी टेस्ट हमने पढ़ा। टी टेस्ट जो है वो स्मॉल सैंपल के लिए हम यूज़ करते हैं, जी टेस्ट लार्ज सैंपल के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने टी टेस्ट का कॉन्फिडेंस इंटरवल भी पढ़ा, जी टेस्ट का कॉन्फिडेंस इंटरवल भी स्टडी किया। फिर हमने टी टेस्ट की अजम्पशंस पढ़ी कि जिस पॉपुलेशन में से डेटा ले रहे हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए, जो सैंपल सिलेक्ट हो रहे हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हों, सैंपल्स रैंडम हों, ये हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ी। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पी वैल्यू हमने पढ़ा, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, और ये हमने इसमें रूल पढ़ा था कि अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा वैल्यू हो तो रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। फिर प्रोपोर्शन की हमने टेस्टिंग की। फिर हमने पढ़ा वाई वी नीड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये हमने शुरू में पढ़ा था, क्यों हम ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते, और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को इसकी क्या ज़रूरत है, सोशियोलॉजी वालों को इसकी क्या ज़रूरत है, मैथ कम्युनिकेशन वालों को इसकी क्या ज़रूरत है, इस तरह से। और लास्ट पे हमने पढ़ा काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, यानी जब हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हो और हम एसोसिएशन रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर हम काई स्क्वायर के ज़रिए एसोसिएशन फाइंड करते हैं जो हमें क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद फिर एंड पे हमने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा, तो उस पर मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको बताई, एक्सियम्स बताए प्रोबेबिलिटी के, रूल्स बताए। फिर उस पर जो हमने टूल यूज़ किए थे, कॉम्प्लीमेंट लॉ स्पेशली, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट्स, एडिशन ऑफ यूनिट्स, और इस पे हम फिर परमुटेशन और कम्बिनेशन, तो यहाँ तक हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा। सो ये हमारा सारा सिलेबस है जो मैंने आपसे इसको कुछ आसान करने के लिए या रिवाइज़ करने के लिए मैंने आपसे शेयर किया। तो कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो मोर देन वेलकम। जी शाबाश, कोई क्वेश्चन आप लोगों के? और फिर कुछ स्टूडेंट्स मुझे ग्रुप में और कुछ ग्रुप से बाहर पूछ रहे हैं कि सिलेबस आप बताएं, तो इस पे मैं क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी तक जब तक यूनिवर्सिटी कोई टाइम स्कीम शेयर नहीं करती तो तब तक हमें कुछ नहीं पता वेदर एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड फिज़िकली और ऑनलाइन, तो कुछ नहीं अंदाज़ा। और अगर आप सिलेबस कम ज़्यादा करने का कहते हैं तो मैं आपसे इतना ज़रूर शेयर करूँगा कि आप अपनी कोर्स आउटलाइन ओपन कर लें और उसमें देखें कि आपके टीचर ने ऑलरेडी कितना हिस्सा जो है वो नहीं पढ़ाया। तो जो नहीं पढ़ाया बेसिकली वो आपको फेवर ही दी है। जैसे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। हमने प्रोबेबिलिटी को शुरू किया, तो प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने नहीं की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं की। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने असाइनमेंट्स की फॉर्म में थोड़ा आपको काम दिया था, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल परसों जो क्लास है उस पर मैं थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे 1-2 क्वेश्चन आपको करवा दूँ। तो इसके अलावा आप देखें, मैंने आपको किसी भी तरह अनोवा टेस्ट नहीं करवाया, ठीक है, 2 सैंपल टी टेस्ट नहीं करवाया, पेयर टी टेस्ट नहीं करवाया, सैम्पलिंग पे मैंने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। तो बेसिकली ये मैंने सिलेबस स्किप ही किया। तो जो हमने पढ़ा है और जितना हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम होगा टिल नाउ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम पे जाती है तो पैटर्न आपको पता है एमसीक्यूज़ का और शॉर्ट क्वेश्चन का है, और अगर फिज़िकल एग्ज़ाम होता है तो उसमें एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सारा कुछ मौजूद है। सो इसलिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, बट
जो अच्छा स्टूडेंट है ना वो किसी का वेट नहीं करेगा। अच्छा स्टूडेंट जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए खुद ही अपनी चीज़ों को साथ साथ स्टडी करता जाएगा, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं और हर चीज़ को मैंने 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करवा दी है, तो कोई मसला वैसे रहता नहीं है। तो ज़रूरत सिर्फ हमारी दयानतदारी की है, हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और अच्छे ग्रेड को विन करने के लिए हम मेहनत करें। कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो ग्रुप अवेलेबल है। सर जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसमें 2/2 के टेबल में तो एस्टिमेटेड वैल्यू वो फाइंड हो जाती है, लेकिन जो दूसरा जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है उसमें एक प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कैसे हम फाइंड करते हैं? जी, काई स्क्वायर की जो आप बात करें उसमें टोटल हमारे 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, वन पॉपुलेशन वेरिएंस की टेस्टिंग और फिर सेवरल प्रोपोर्शंस की टेस्टिंग। तो 4 क्वेश्चन है, मैंने आपको सिर्फ एक करवाया। तो जो मैंने करवाया है तो उसमें आप इसी तरह 2 रोज़ 2 कॉलम्स 3 रोज़ 3 कॉलम्स तक मैक्सिमम हो सकता है, तो आप आराम से वो सॉल्व कर लेंगे, वो इशू नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं एक रो है, तो बेसिकली वो क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है, वो गुडनेस ऑफ इट के हवाले से है, तो वो मैंने नहीं करवाया, उसको आप नहीं करें। तो ओके सर, थैंक यू, एक सिर्फ ये एक एक ठीक कंफ्यूजन थी। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन मैसेज में आया था कि क्या हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पर मैं दोबारा देख लूँ, मैसेज किसी स्टूडेंट ने किया था। सर कैन वी टेक मीडियन ऑन अ नॉमिनल स्केल। तो अगर हमारा नॉमिनल स्केल वेरिएबल है तो क्या हम उस पर मीडियन कंप्यूट कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत सूटेड है वो नॉमिनल स्केल पर मॉड मेथड है। तो लेकिन इसके बावजूद मीडियन भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीडियन जो है वो मोस्ट सूटेड है रैंक डेटा के लिए। तो अगर तो आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा है, मतलब नंबर्स हैं, जिस तरह आपको क्वेश्चन करवाया गया, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है, तो आप उस पर जो मर्ज़ी टूल अप्लाई कर दें, मीन मीडियन मॉड कुछ भी आप अप्लाई कर दें, इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपको बेस्ट टूल चूज़ करना है। तो अगर आप नॉमिनल स्केल पर मीडियन मेथड लगा देंगे तो रिज़ल्ट आएगा, लेकिन मे बी वो ग्राउंड रियलिटी से हट के हो, इंटरप्रिटेशन उसकी मीनिंग लेस हो। जी, कोई और क्वेश्चन शाबाश। तो 60 प्लस की क्लास में से ये मुझे मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट लगे, ज़ाहिर है वही क्लासें लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। तो कल नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।